हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं बद्री विशाल चारण, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास, राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा। आज अपने इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं वो विश्व इतिहास में बीए तृतीय वर्ष का टॉपिक है। जैसा कि आपको विदित है, अभी तक हमने 3 टॉपिकों का अध्ययन कर लिया है: पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, वाणिज्यवाद। उसी क्रम में आज हम चौथे टॉपिक अर्थात औद्योगिक क्रांति का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि, औद्योगिक क्रांति की प्रगति, यातायात के क्षेत्र में हुई प्रगति व यूरोप में औद्योगिक क्रांति का प्रसार, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई यह व औद्योगिक क्रांति के परिणामों के विषय में विशद विवेचन करेंगे। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आपको पता है, पुनर्जागरण ने यूरोप को मध्यकाल से निकालकर आधुनिक युग में ला दिया। मध्यकाल के अंत में और आधुनिक युग के प्रारंभ में भौगोलिक खोजें, पुनर्जागरण, वाणिज्यवाद, पूंजीवाद एवं धर्म सुधार जैसे अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जो कि परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया स्वरूप अधिक थे। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति भी व्यापक आर्थिक परिवर्तनों की श्रृंखला थी, जो कि वाणिज्यवाद से अद्भुत पूंजीवाद द्वारा संभव हो पाई। अन्य परिवर्तनों की तरह औद्योगिक क्रांति भी निश्चित तिथि को या निश्चित वर्ष से प्रारंभ नहीं हुई। यद्यपि फिशर औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात 1769 से मानते हैं, जब आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया, और न ही इसका पूर्ण होना माना जा सकता है क्योंकि परिवर्तनों की प्रक्रिया आज भी जारी है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कुटीर उद्योगों की अवधारणा में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। घरेलू उत्पादन प्रक्रिया का स्थान कारखाना प्रणाली ने लिया तथा मनुष्य ने शक्तिशाली मशीनों का निर्माण प्रारंभ कर दिया। उत्पादन प्रणाली में हस्तशिल्प का स्थान शक्तिशाली यंत्रों ने ले लिया। इतिहासकार हेजन ने घरेलू उद्योग धंधों के मशीनीकरण को और औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी है। हम औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि या उन परिस्थितियों का विवेचन करते हैं जिनके चलते औद्योगिक क्रांति संभव हुई। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ तक इंग्लैंड में कृषि क्रांति हो गई थी। जैसा कि भूमि की चकबंदी होने से छोटे छोटे किसान अपनी भूमि से वंचित हो गए। वे कुछ तो बड़े कृषक जमींदारों के यहाँ काम ढूंढने लगे, जबकि अधिकांशतः नगरों की ओर पलायन कर गए। वे अब जीविकापार्जन के लिए किसी भी मजदूरी पर कार्य करने को तैयार थे। परंपरागत कृषि प्रणाली में कृषक स्थानीय जरूरतों को ही पूरा करते थे, किंतु अब शहरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते तथा लाभार्जन भावना के कारण अधिक उत्पादन की आवश्यकता थी। अतः अब कृषि के नए उपकरणों और वैज्ञानिक विधियों की खोज की जरूरत महसूस की जाने लगी। इन्हीं प्रयत्नों में 1701 में एक टल नामक व्यक्ति ने एक कतार में बुआई की ड्रिल मशीन का निर्माण किया। टाउनशोर ने विभिन्न फसलों को क्रमिक रूप से बोने तथा भूमि को अलग अलग फसलों के लिए अलग से तैयार करने की पद्धति निकाली। वैकवेल ने नस्ल सुधार का तरीका खोजकर पशुधन वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। आर्थर यंग ने वैज्ञानिक खेती की शुरुआत की। 1840 में जर्मन रसायन शास्त्री लिबिंग ने रासायनिक खाद का आविष्कार कर उपज में तीव्र वृद्धि का रास्ता साफ कर दिया। बड़े बड़े कृषि फार्मों में श्रमिक द्वारा फसल काटने में बहुत समय खर्च होता था। इसका समाधान अमेरिका के साइरस व कॉर्मिक ने फसल बटने वाली मशीन का आविष्कार कर दिया। अब औद्योगिक क्रांति की प्रगति साथ ही 17वीं शताब्दी में वाणिज्यवाद धन कमाकर पूंजी का संचय कर दिया। इसी पूंजी ने औद्योगिक क्रांति में बड़े बड़े निवेश करने को संभव बनाया। नई खोजों ने कच्चा माल उपलब्ध करवाना आसान कर दिया। पुनर्जागरण व धार्मिक सुधार आंदोलन ने वैज्ञानिक व्यक्तियों में व्यक्तिवाद या जिज्ञासा की भावना को जन्म दिया, जिसने धर्म के स्थान पर तर्क को महत्वपूर्ण स्थान दिया। इन सभी चीज़ों ने एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार की जिसके कारण औद्योगिक क्रांति होना संभव हो पाया।
उपलब्ध उपकरणों औद्योगिक क्रांति की प्रगति। यहाँ जैसा कि आपको विदित है कि उपलब्ध उपकरणों में परिवर्तन किए बिना बढ़ती मांग को पूरा नहीं किया जा सकता था। यह स्थिति सबसे अधिक वस्त्र उद्योग में थी। सबसे पहले जॉन के ने 1733 में फ्लाइंग शटर का आविष्कार किया, जिसने जुलाई की बुनाई क्षमता का काफ़ी बढ़ा दिया। सैमुअल कारपेंटर ने स्पिनिंग जेनी तथा वाटर फ्रेम, इसी तरह ऑलराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया। कॉर्टराइट ने शक्तिशाली पावर लूम का आविष्कार किया। नए मशीनों के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता थी। इसके लिए लोहा इसको गलाने के लिए लकड़ी के कोयले का प्रयोग किया जाता था। यह पद्धति अत्यधिक श्रम साध्य व व्ययशील थी। इसके अलावा इसके भंडार भी दिनों दिन कम होते जा रहे थे। न्यू कॉमन आदि ने इसमें भी सुधार किया। इन से साथ ही 1700 में आगे एली व्हिटने ने कपास को उठने की मशीन का आविष्कार किया। इसी तरह विभिन्न प्रकार की मशीनों का आविष्कार, उनका निर्माण तथा इनका विभिन्न उद्योगों में उपयोग होने लगा। धीरे धीरे सभी उद्योगों का मशीकरण होता गया और इस प्रकार औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ, जिसका सीधा कारण आवश्यकता अनुसार मशीनों का आविष्कार तथा उनका निर्माण और उद्योगों में उनका उपयोग ही था। और इसी प्रकार यातायात के क्षेत्र में भी प्रगति हुई, जिसमें मैकडम ने पक्की सड़कों का निर्माण, जेम्स मिल्ले ने उसको आगे बढ़ाया, फर्डिनेंड डे लेसिम ने स्वेज नहर 1869 में कार्य पूर्ण करवाया, रॉबर्ट फुल्टन ने वाष्प चालित नौका बनाई। इसमें इसी प्रकार कई सारे कारण भी हुए। अब हम आते हैं औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड में ही क्यों हुआ। औद्योगिक प्रश्न ये उठता है कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड में ही क्यों हुआ। इसका सीधा सा उत्तर तो यही हो सकता है कि उस समय इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति के लिए सर्वाधिक अनुकूल परिस्थितियाँ। इंग्लैंड में वाणिज्यवाद के अंतर्गत धन इकट्ठा हो गया था। नए नए उपनिवेशों की स्थापना कर दी गई थी। वहीं राजतंत्र पूरी तरह से उद्योगों का समर्थक था। नए नए लोगों ने इंग्लैंड के पास विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य था। यातायात एवं व्यापार सुरक्षा के लिए इंग्लैंड के पास विशाल एवं शक्तिशाली बेड़ा था। अनुकूल राजनीतिक स्थिति थी। इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक स्थिति, इंग्लैंड में लोहे व कोयले के विशाल भंडार ने उनकी खाने भी पास में मौजूद थी। यूरोप में औद्योगिक क्रांति का प्रसार। फ्रांस, बेल्जियम तथा जर्मनी में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 19वीं शताब्दी के तीसरे चौथे दशक में हो चुकी थी, किंतु रूस में इसका प्रारंभ सबसे बाद में अर्थात 19वीं सदी के अंत में हो पाया। यूरोपीय देशों में क्रांति के प्रसार के लिए इंग्लैंड के आविष्कार तो उपलब्ध थे ही, साथ ही फ्रांसीसी क्रांति ने भी सहायता पहुंचाई। कृषकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिली थी, श्रम की गतिशीलता बढ़ी। अति विभाजनवाद से व्यापार में जो शुरू थी उसकी काफ़ी सीमा दूर हुई। औद्योगिक क्रांति 1830 से 1870 की अवधि में बड़ा तेज़ी से प्रसार हुआ। जर्मनी में औद्योगिक क्रांति का प्रसार फ्रांस के बाद हुआ, क्योंकि इसका अनेक राज्यों में विभाजित होना तथा इसका संबंध में बड़ी बाधा थी। 1850 तक बेल्जियम एक उद्योग प्रधान देश बन गया। बेल्जियम की प्रेरणा पर फ्रांस आगे बढ़ा। 1830 में फ्रांस में वाष्प इंजन का प्रयोग शुरू हुआ और शीघ्र ही इसका निर्यात भी शुरू कर दिया गया। जिस प्रकार औद्योगिक क्रांति की प्रारंभिक अवस्था में इंग्लैंड में इसका नेतृत्व हो गया था, ठीक उसी प्रकार नई औद्योगिक क्रांति अर्थात 1870 के बाद औद्योगिक क्रांति की अवस्था में नेतृत्व जर्मनी ने किया। उसने शीघ्र ही लोहा, कोयला उत्पादन और मशीनों के निर्माण में फ्रांस को तो पीछे ही छोड़ दिया। इंग्लैंड का भी सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी बन गया। कदाचित इसी का परिणाम पहला विश्व युद्ध था। औद्योगिक क्रांति के परिणाम। औद्योगिक क्रांति के अनेकानेक परिणाम थे। फ्रांस की क्रांति के समान औद्योगिक क्रांति ने भी जनजीवन, संस्थाओं और व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किए। इसके दूरगामी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक परिणाम हुए। जैसे औद्योगिक क्रांति के कुछ तत्कालिक प्रभाव थे, कुछ दूरगामी। मनुष्य के द्वारा निर्मित मशीनों ने मनुष्य को शोषक व शोषित वर्ग में विभाजित कर दिया। छोटे छोटे उद्योग नष्ट होने लगे क्योंकि वे मशीनों के सामने नहीं टिक पाए। बेरोजगारी बढ़ने लगी व अमानवीय कंडीशंस में श्रमिकों को रखा जाने लगा, जिसके ऊपर कई नॉवेल लिखे गए और जिसने बाद में समाजवाद के दर्शन और वैज्ञानिक समाजवाद जिसे मार्क्सवाद कहा गया का आगाज किया। औद्योगिक क्रांति ने सामाजिक व्यवस्था को नए रूप स्थापित किए। मध्यम वर्ग, जिसका चरित्र तो स्पष्ट था किंतु उसकी शक्ति अभी तक पूर्णतः अभिव्यक्त नहीं हो पाई थी, अब अपने में उत्पन्न एक आर्थिक शक्तिशाली पूंजीपति वर्ग द्वारा निर्देशित होने लगा। इसी प्रकार औद्योगिक क्रांति के चलते अथाह उत्पादन में वृद्धि हुई, जिसको खपाने के लिए नए नए उपनिवेशों की आवश्यकता हुई। जिस प्रकार वाणिज्यवाद ने उपनिवेशों की स्थापना को प्रारंभ किया था, औद्योगिक क्रांति ने उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। इसने एक मध्यम वर्ग का उदय, जिसने राजनीतिक अधिकारों के लिए मांग करनी तथा वोट देने के अधिकार के लिए मांग करने लगे। इस प्रकार आधुनिक लोकतंत्रों के उदय में भी
इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा, लोगों की आवश्यकता की वस्तुएं बढ़ने लगी व लोगों के भौतिक जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होने लगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि अपने समग्र प्रभावों और विस्तार के कारण औद्योगिक क्षेत्र में हुए परिवर्तनों को क्रांति का नाम दिया गया है, जो सच और समुचित है। धन्यवाद।